तो यहाँ पर हम लोग जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। भोपाल बोर्ड का है, क्लास 8th का, और ये मेनली साइंस का, विज्ञान का है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हम लोग ये पेपर लेके आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे वो कई सारे होंगे, और टोटल मार्क्स जो है वो 60 नंबर का होगा। पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी को खोदने या पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है टिलिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। टिलिंग मतलब जुताई है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। तो दही जमाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? तो दही को कैसे जमाया जाता है? तो जीवाणु से जमता है। इसका मतलब बैक्टीरिया इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच फ्यूल इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो किस ईंधन को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं पेट्रोलियम को। अब यहाँ पे कोल मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। काला सोना क्या है? पेट्रोलियम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है द ब्राइटली ग्लोइंग फ्लेम इज कॉल्ड। तो तेज चमकती ज्वाला को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूमिनस फ्लेम या प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं इसको। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है प्रेशर या दाब। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। अब प्रिपरेशन जो सॉइल की होती है, मिट्टी की तैयारी को क्या कहा जाता है? तो इसको टिलिंग या जुताई कहते हैं। ठीक है, जुताई कहते हैं या इसको क्या कहेंगे? टिलिंग। तो इंग्लिश में देखा है तो इसको टिलिंग कहा जाएगा, और हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे जुताई लिखा जाएगा, जुताई कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहले का जुताई हो जाएगा या टिलिंग हो जाएगा। ईस्ट इज़ अ डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो ये फंगस है। क्या है ये? फंगस है। और फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। कवक कहते हैं। ठीक है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा फंगस इंग्लिश में, और हिंदी में हो जाएगा कवक। पेट्रोलियम इज़ अ डैश रिसोर्स। तो पेट्रोलियम जो है वो कैसा संसाधन है? तो अपरिवर्तनीय है या नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, ये दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल या इसको अपरिवर्तनीय कहते हैं, जिसका नवीकरण नहीं हो सकता है। एडोलेसेंस अकर्स बिटवीन द एज ऑफ डैश टू डैश। तो एडोलेसेंस जो है, जिसको किशोरावस्था कहते हैं, वो किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में होती है? मतलब आयु क्या होनी चाहिए? तो 11 साल से 19 साल के बीच में ये रहता है एडोलेसेंस। लिक्विड प्रेशर डैश विद डेप्थ। तो द्रव का दाब गहराई के साथ क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट है बी, तो अगर पूछा जाए ए पर या बी पर कहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आप कहेंगे बी पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे है या ज़्यादा डेप्थ पे है। ठीक है, तो गहराई के साथ बढ़ता है या इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंक्रीजेज आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ इरिगेशन। पूछा गया है इरिगेशन जो है ये क्या होता है? तो नियमित अंतराल पर फसलों को पानी देना। तो फसल को पानी दे रहे हैं, लेकिन नियमित अंतराल से जब पानी देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं या इरिगेशन बोलते हैं। तो वाटर को सप्लाई करना रेगुलर इंटरवल पे, इसको क्या बोला जाता है? इरिगेशन बोला जाता है। नेम टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दो हानिकारक सूक्ष्म जीव लिखिए। तो दो हानिकारक सूक्ष्म जीव में क्या आ जाएगा? तो देखिए, दो हानिकारक सूक्ष्म जीव वो हैं जो मेनली बीमारी होती है जिससे, जैसे एक होएगा सैल्मोनेला। ठीक है, सैल्मोनेला। ठीक है, सैल्मोनेला है, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा प्लास्मोडियम। ये दोनों के दोनों हार्मफुल हैं, मतलब हानिकारक हैं। कोल क्या होता है ये पूछा गया है। तो ये मृत पौधों से बना जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्या है? जो मरे हुए जो पौधे होते हैं उनसे बना हुआ एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड बाय डेड प्लांट्स। तो डेड प्लांट से जो फॉसिल फ्यूल बनता है उसको कोल कहते हैं। व्हाट इज़ कम्बशन। अब पूछा गया दहन क्या होता है या कम्बशन क्या होता है। ठीक है, तो ये किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलना। ठीक है, कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है और ये जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन की
के रहते हुए जब ये जलता है तब इसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब उसको क्या बोला जाएगा, कंबशन बोला जाएगा। व्हाट इज़ ओवी पैरस। अब जो अंडज जीव होते हैं ये क्या होते हैं, अब नाम से पता चल रहा है अंडज का मतलब जो अंडे देंगे, तो जो जीव अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस। चलिए आप एग्जांपल बताइएगा इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो जो मेनली ले एग्स करते हैं, जो एनिमल ले एग्स करते हैं या एग को ले करते हैं या अंडे देते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, ओवी पैरस कहा जाएगा। डिफाइन फोर्स, बल की परिभाषा लिखिए। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, एक पुश होता है और एक पुल होता है, ठीक है। तो पुश या पुल जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको फोर्स कहते हैं। तो अगर हिंदी में देखें तो इसको कहा जाएगा किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, या तो लग रहा हो धक्का या खिंचाव, ठीक है। खिंचाव अगर हो रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, तो धक्का और खिंचाव ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वर्ड अगर आप लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया एक्सप्लेन सोइंग एंड मैन्योरिंग। जुताई और खाद डालने की प्रक्रिया समझाइए। तो बुआई, जुताई नहीं बुआई है, सोइंग मतलब बुआई होता है, बोना किसी चीज़ को। तो सोइंग का मतलब क्या होता है, सीड को सॉइल में डालना, ठीक है। उसको मतलब जो मतलब सीड है, मतलब सीड को आप सीड ही समझिए, मेनली उसको बीज कहते हैं। तो बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो उसको बोलते हैं सोइंग। मैन्योरिंग क्या होता है, मैन्योरिंग का मतलब होता है जो हम लोग उसमें मैन्योर्स को लगा जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग उसमें खाद डालते हैं, प्रोसेस जब पहले सोइंग कर दी गई, पहले बुआई कर दी गई, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, मैन्योरिंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर से उसमें मिट्टी में खाद डाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछा गया है, सूक्ष्म जीव भोजन को कैसे खराब करते हैं। तो सूक्ष्म जीव भोजन को इसलिए ख़राब करते हैं क्योंकि बहुत ही हानिकारक चीज़ों को निकालते हैं, जैसे टॉक्सिन हो गए, ठीक है। ये मतलब इस पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे, जैसे बैक्टीरिया है तो ये फूड पे आके बैठ जाएगा, मतलब फूड को खाने लग जाएगा, फूड में अपना रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे और जो फूड होगा वो हार्मफुल हो जाएगा, मतलब वो बहुत ही हानिकारक हो जाएगा खाने में। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम में 3 अंतर लिखिए। तो 3 अंतर बताने हैं कोयले और पेट्रोलियम में क्या होता है। तो पहले तो ये है, कोयले का जो बनता है, जो कोयले का बन रहा है जिस तरीके से कोयला, वो बिल्कुल अलग है। पेट्रोलियम जो बनता है उसकी मतलब बनने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। पहला तो यही हो जाएगा। पेट्रोलियम में अगर देखेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, कोल में कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। कोल को स्टोर करना, मतलब रखना ठीक से वो आसान होता है, पेट्रोलियम को रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहली अच्छी विशेषता अगर आप देखेंगे अच्छे ईंधन की क्या होती है, उच्च ऊष्मा मान होता है। तो ऊष्मा मान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, पहली तो विशेषता ये है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। आसानी से जल जाएगा, दूसरी विशेषता है, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि धुआं ना बने, मतलब कोई धुआं नहीं बनता और पर्यावरण को कम हानि पहुंचाता है, एक गुड फ्यूल, ठीक है। परिवहन और भंडारण में भी सुरक्षित होता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है एक से दूसरी जगह तक, और उसको स्टोर आसानी से कर सकते हैं, मतलब उसका भंडारण जो है वो आसानी से किया जा सकता है सुरक्षित तरीके से। ये गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब अच्छे ईंधन की विशेषताएं होती है। अगले में कहा गया एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। तो यौवनारंभ और किशोरावस्था में अंतर लिखिए। तो अंतर बताना है दोनों में क्या होगा। तो प्यूबर्टी जो है, यौवनारंभ जो होता है, शरीर में होने वाले शारीरिक बदलाव को कहते हैं, जैसे दाढ़ी हो गया, मूंछ हो गया, आवाज़ बदलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्यूबर्टी में आ जाएगी। एडोलेसेंस क्या होता है, ये मेनली 11 से 19 वर्ष में होता है, ठीक है, सब में। और इसमें क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ प्रेशर।
एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। दाब क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो दाब क्या होता है? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक एरिया है और उस पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। तो किसी सतह पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर का या दाब का। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ई देखिए क्या कह रहा है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पादपों व जंतुओं के संरक्षण पर विस्तृत नोट लिखिए। तो विस्तृत नोट इसमें बताना है क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पहला तो ये हो जाएगा कि वनों की कटाई हो रही है, इससे मिट्टी कट रही है, वर्षा में कमी आ रही है, वन्य जीवों का विनाश हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। दूसरा क्या आ जाएगा? वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा क्या है? रिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पुनर्वनीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं मतलब दोबारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण जैसे बाघ, गेंडा, हाथी आदि का हो रहा है, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, शिकार पर प्रतिबंध कर दिया गया है, तो जो भी जानवर है उनका शिकार जो है पहले लोग कर लेते थे, अब उसको क्या कर दिया गया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जंतुओं में निषेचन व भ्रूण विकास की प्रक्रिया समझाइए, ये पूछा जाएगा आपसे। अब कैसे आप प्रक्रिया को समझाएंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। फर्टिलाइजेशन जिसको निषेचन कहते हैं, उसमें क्या होता है? नर का जो गैमीट शुक्राणु है वो मादा गैमीट डिंब से मिलता है। ठीक है, और क्या बनता है? सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट पहले बनेगा। ठीक है, फिर जाइगोट ब्रेक होता है, मतलब जाइगोट का विभाजन होगा और क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब भ्रूण गर्भ में क्या होगा? विकसित होकर ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा, मतलब इस एम्ब्रियो से ही पूरा एक पर्सन, एक बच्चा बन जाएगा। ठीक है, ये भ्रूण गर्भ में होता है। पर्याप्त विकास होने के बाद शिशु का जन्म होता है। तो जब शिशु का पर्याप्त विकास हो जाता है तब उसका जन्म हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, याद रखिएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लेम्स एंड, देखिए इसको हिंदी में ही देखते हैं। ज्वाला के प्रकार व दहन की आवश्यक शर्तें समझाइए। अब ज्वाला के जो प्रकार हैं वह दहन की आवश्यक शर्तें समझाइए। क्या क्या शर्त होती है, मतलब क्या क्या चाहिए ज्वाला के लिए या कंबशन के लिए, दहन के लिए, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहले ज्वाला के प्रकार आप देखेंगे तो दो तरीके के होते हैं। एक प्रकाशमान ज्वाला होती है, उसमें पीली ज्वाला निकलती है, धुआं पैदा करती है। अपूर्ण दहन होता है, दहन पूरी तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए अपूर्ण दहन बोलते हैं। तो पीला हो गया एक, मतलब प्रकाशमान हो गया, और दूसरा क्या होता है? अप्रकाशमान होता है। इसमें जो ज्वाला निकलती है वो नीले कलर की होगी, धुआं कम निकलेगा और पूर्ण दहन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक और बात याद रखनी है, दहन की आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है, शर्तें पूछी गई थी। तो पहला तो ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, दूसरा हो जाएगा ईंधन होना चाहिए, और चौथा ये हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब एक न्यूनतम ताप होना चाहिए जिस पे ईंधन जल सके। आखिरी क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस, अब इसमें हिंदी में ही देखेंगे, बल के प्रभाव तथा दाब के सूत्र को उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण सहित बल के प्रभाव को समझाना है, और सूत्र तो पता ही चल गया होगा आपको। दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आप कर देंगे तो उससे आपको मिल जाएगा दाब। अब देखिए उदाहरण क्या है। अब आपने देखा होगा सुई जो होती है, सुई की नोक बहुत ही पतली होती है, बहुत ही छोटी सी नोक होती है, क्योंकि नोक अगर छोटी होगी तो उसका एरिया जो होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो दाब जो लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से अगर आप जूते देखेंगे तो कई जो हाई हील्स होते हैं, जो ऊंची एड़ी वाले जूते होते हैं, जो मेनली महिलाएं पहनती हैं, उनमें देखेंगे जो हील होती है बहुत ही नुकीली होती है, उसका एरिया बहुत ही कम है। तो एरिया बहुत कम है तो प्रेशर या दाब बहुत ज़्यादा लगता है, दाब ज़्यादा लगेगा तो उससे चलना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए उसको उससे आसानी से नहीं चला जा सकता है। अब बात आती है फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि उसकी अवस्था को बदल सकता है, इसका मतलब अगर वो गतिशील था तो उसको रोक सकता है किसी भी वस्तु को। दूसरा ये है कि उसकी दिशा को बदल सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है फोर्स। ठीक है,
आकार बदल सकता है, ठीक है, गति को बढ़ा सकता है, गति को कम कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।